हेलो एवरीवन। मेरा नाम है मधुष्मिता। आज से हम लोग करंट अफेयर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। ये एक काइंड ऑफ रिवीजन सीरीज रहेगा। जनवरी मंथ से हम लोग शुरू करने वाले हैं। क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्मेट में रहेंगे, ये एमसीक्यूज के फॉर्मेट में। एंड ये कंटिन्यू रहेगा अप टू दिसंबर 2024, जो कि हमारे एग्जाम्स दिसंबर में होने वाले हैं आरएमएस, और जनवरी में होने वाले हैं सैनिक स्कूल के एग्जाम। इसके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, the first edition of Joint Military Exercise Desert Cyclone 2024 will be held between India and which of the following countries in Rajasthan? ओके, तो देखिए, अ, है क्या इसमें। क्वेश्चन तो एक दिया है, बट हमें क्वेश्चंस में से भी सब क्वेश्चंस निकाल के याद रखने होंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये आ जाता है कि एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुआ था डेजर्ट साइक्लोन नाम का, 2024 में हुआ था। तो उसका कितना नंबर एडिशन था ये। तो ये पहला क्वेश्चन बन गया। तो आंसर में क्या आएगा, फर्स्ट एडिशन था। ठीक है, ये था फर्स्ट एडिशन। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ये जो डेजर्ट साइक्लोन नामक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज था, ये हुआ कहाँ पर था। तो आइदर ऑप्शंस में तुम्हारे स्टेट्स के नाम दे सकते हैं, या फिर तुम्हें दे सकते हैं कंट्रीज के नाम। तो फिर तुम्हें अगर कंट्रीज के नाम दिए होंगे तो तुम्हें इंडिया टिक करना होगा, और अगर स्टेट्स के नाम दिए होंगे तो यू हैव टू टिक राजस्थान। ओके, अब जो नेक्स्ट आंसर है इस क्वेश्चन का कि फर्स्ट एडिशन जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डेजर्ट साइक्लोन का राजस्थान में हुआ था, वो इंडिया और कौन सी कंट्रीज के बीच में हुआ था। ठीक है, तो अ, ये आंसर मैं देने से पहले मैं ये चाहूंगी कि तुम लोग वीडियो को पॉज करो और खुद से एक नोटबुक में आंसर लिखो कि तुम्हें कौन सा आंसर सही लगता है। वन डाल के आंसर के इसके साइड पे ABCD जो भी सही लगता है वो लिखो। ऐसा कंटिन्यू रखोगे। यहाँ पे 15 क्वेश्चंस है, तो 15 के 15 क्वेश्चंस में तुम्हें ये कंटिन्यू रखना है। और उसके बाद आफ्टर द एंड ऑफ द सेशन एंड होने के बाद तुम लोग को करना क्या होगा, कमेंट में जाकर कितना करेक्ट किए हो, आउट ऑफ 15 कितना मार्क्स तुम्हारा रहा, वो तुम्हें कमेंट में बतानी है, ताकि कंपटीशन इंक्रीज हो और सारे बच्चों को पता चले कि कौन कितना मार्क्स रख पा रहा है। ठीक है, कौन कितना रिटेन कर रहा है, कौन कितना इन्वॉल्व हो रहा है, ये पता चलेगा। ओके, तो हम इस आंसर के बारे में चलते हैं। तो ये जो मिलिट्री एक्सरसाइज था, ओके, पहले तो मिलिट्री एक्सरसाइज होता क्या है अगर देखना चाहें तो मिलिट्री एक्सरसाइज होता है कि दो या फिर दो से ज़्यादा कंट्रीज के बीच में एक ग्रुपिंग होती है। मतलब वो लोग मिलते हैं साल में एक बार, या 6 महीने में एक बार, या फिर 2 साल में एक बार। इस तरीके से उनका टाइम लिमिट होता है। और मिल के वो लोग क्या करते हैं, ड्रिलिंग प्रैक्टिस करते हैं। ड्रिलिंग यानी कि हो गया कि कुछ ट्रेनिंग लेना होगा, एक दूसरे के कंट्रीज को वो लोग ट्रेन करते हैं, हेल्प करते हैं। इस तरीके से क्या होता है, उनके उनके बीच में ट्रेनिंग वगैरह होता है। कोई नया एयरक्राफ्ट लॉन्च हुआ होगा उनके मिलिट्री में, तो फिर आर्मी में अगर लॉन्च हुआ होगा तो उसको भी वो लोग स्टडी करते हैं, उसके बारे में भी उन लोग को एक दूसरे को बताते हैं। तो ये चीज़ होती है एक्सरसाइजेस वगैरह में। तो ये जो हुआ था इंडिया और UAE के बीच में हुआ था। ठीक है, सो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ USA? इट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ओके, जो जो मैं यहाँ पे लिखते जा रही हूँ, बताते जा रही हूँ, वो सब कुछ तुम्हें नोट करते जाना है, क्योंकि ये तुम्हें हेल्प करेगा एग्जाम के टाइम पर। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हो गया USA का फुल फॉर्म। UAE का फुल फॉर्म क्या होता है? इट इज यूनाइटेड अरब एमाइरेट्स। ओके, UAE का फुल फॉर्म मैं यहाँ लिख रही हूँ, यूनाइटेड अरब एमाइरेट्स। ओके, चलो यहाँ पर मैं एक छोटा सा होमवर्क भी देती हूँ तुम लोगों को। होमवर्क क्या है, यहाँ पे जो 4 कंट्रीज लिखे हुए हैं, USA, UAE, इजराइल एंड जापान, इन चारों कंट्रीज के तुम्हें करना क्या है, इन चारों कंट्रीज के कैपिटल लिखना है और कमेंट में सबमिट करना है। ठीक है, ओके, तो इसका आंसर क्या था, UAE। UAE और इंडिया के बीच में पहला डेजर्ट साइक्लोन 2024 समिट या फिर एक्सरसाइज कंप्लीट हुआ कहाँ पर, राजस्थान पर। ठीक है,
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वोन मैन सिंगल टाइटल एट ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024? ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में मैन सिंगल टाइटल किसने जीता? अब ऑस्ट्रेलियन ओपन होता क्या है, इट इज़ अ काइंड ऑफ टेनिस टूर्नामेंट। ठीक है, काइंड ऑफ नहीं, एक्चुअली ये टेनिस टूर्नामेंट होता है। डिफरेंट टाइप में होते हैं, तो एक ऑस्ट्रेलियन ओपन हो गया, दूसरा यूएस ओपन होता है। ठीक है, एक और विंबलडन ओपन होता है। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या होते हैं, ओपन गेम होते हैं उसका नाम के हिसाब से। और क्यों होता है, क्योंकि उनके जो ये होता है ना, जो लॉन होता है, कुछ ग्रास के होते हैं, मतलब जो ग्राउंड होता है कुछ ग्रास के होते हैं, कुछ रेड कारपेट के होते हैं, कुछ किसी अलग अलग तरीके के कारपेट्स वगैरह या फिर अलग अलग तरीके के लॉन्स होते हैं, इस वजह से इनका नाम अलग अलग होता है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 के जो विजेता रहे मैन कैटेगरी में, दैट इज कौन है? इनमें से पॉज लेना है वीडियो को और बतानी है आंसर। तो ही इज जैनिक सिनर। ओके, जैनिक सिनर है मेंस सिंगल टाइटल होल्डर ऑफ ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024। ओके, एंड ही इज दैट पर्सन, ये है जैनिक सिनर। फोटो याद रखनी है ताकि नाम भी याद रहे। ओके, अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पेरिग्रिन 1 मिशन? पेरिग्रिन 1 मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर यह आ जाता है कि पेरिग्रिन 1 मिशन किस कंट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? सो इट इज लॉन्च्ड बाय यूएसए। यूएसए का स्पेस एजेंसी का नाम क्या होता है? इट इज नासा। तो नासा के द्वारा ये जो तुम्हारा पेरिग्रिन 1 मिशन है ये लॉन्च किया गया है। अब इस फोटो को देख के ये फोटो में क्या दिया है? इट इज द लैंडर ऑफ पेरिग्रिन 1 मिशन। ठीक है, पेरिग्रिन 1 मिशन का लैंडर है ये। जैसे हमारे यहाँ पर भी था चंद्रयान मिशन में लैंडर था, रोवर था, इस तरीके से इस मिशन में भी एक लैंडर है ये। तो और ये कौन सा सरफेस है? अगर तुम सरफेस पहचान पा रहे होगे तो इट इज द सरफेस ऑफ मून। ठीक है, मून का सरफेस है, तो उसका काम भी वही है, तो इन्वेस्टिगेट द मून सरफेस। ठीक है, मून के सरफेस को इन्वेस्टिगेट करेगा पेरिग्रिन 1 मिशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल चेयर द 46th सेशन ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी 2024? ठीक है, तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया कि 46th सेशन यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का 2024 में जो कि हुआ वो कौन सा कंट्री चेयर करेगा। तो यहाँ पर एक छोटा सा होमवर्क, यूनेस्को का फुल फॉर्म लिखना है तुम्हें, एज वेल एज इसका हेडक्वार्टर कहाँ है ये भी बतानी है। ठीक है, फुल फॉर्म एंड हेडक्वार्टर ये दो काम बताना है। और वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी होता क्या है, मतलब जो हमारी हेरिटेज को बरकरार रखता है। अब नाउ व्हाट इज हेरिटेज? हेरिटेज जो होता है, जैसे कि हम लोग मान के चल सकते हैं हमारी कोई पुरातन चीज होगी, जैसे कि हमारी कोई मॉन्यूमेंट्स है जो कि हिस्टोरिकली बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। उसके बाद कोई ट्रेडिशन है, जो ट्रेडिशन को हम लोग बहुत सालों से मानते आए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हेरिटेज में काउंट होती है, तो उसको प्रिजर्व रखने के लिए एक कमिटी बनाई गई है यूनेस्को के द्वारा। उस कमिटी की मीटिंग होती है हर साल। ठीक है, तो इस बार 46th मीटिंग हो रही है और इसका हेड कौन होने जा रहा है? दैट इज इंडिया। ओके, इंडिया बनेगा हेड, चेयर करेगा इस साल का 46 सेशन 2024 का। ठीक है, तो होमवर्क याद रहा, यूनेस्को का फुल फॉर्म लिखना है एंड इसका हेडक्वार्टर बतानी है। इट इज द लोगो, ये तुम्हारा लोगो है 46th सेशन का। एंड यहाँ पे देखो लिखा है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के द्वारा ये किया जा रहा है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, वेयर डज इंडिया रैंक इन टर्म्स ऑफ कैंसर डेथ इन एशिया अकॉर्डिंग टू द लैंसेट स्टडी? ठीक है, लैंसेट स्टडी एक स्टडी होता है जो कि कैंसर के बारे में स्टडी किया, और उसने बताया कि एशिया में कितने ज़्यादा डेथ हो रही हैं रिलेटेड टू कैंसर्स। ओके, कैंसर्स के रिलेटेड कितनी ज़्यादा डेथ हो रही है वो बताया गया है। तो इंडिया में लगभग 9.3 लाख पीपल मर रहे हैं हर साल ड्यू टू कैंसर। ठीक है, 9.3 लाख पीपल हर साल मर रहे हैं ड्यू टू कैंसर। तो इस हिसाब से इंडिया का रैंक क्या होना चाहिए, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड एंड फोर्थ? सो अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट इंडियाज रैंक इज सेकंड। ठीक है,
तो तुम्हारा होमवर्क यही रहेगा कि फर्स्ट में कौन सा कंट्री है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा डेथ हो रहा है, ये मुझे बताओगे आप लोग। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which institution has developed a heat tolerant vaccine against current strains of SARS-CoV-2? ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिखा है एक चीज, करेंट स्ट्रेन्स ऑफ सार्स कोव टू। करेंट स्ट्रेन्स मतलब क्या होता है? सुने होगे तुम लोग कि कोविड जो आया था, कोविड हमेशा अपना रूप बदल रहा था। ठीक है, मतलब कभी उसका एक कैटेगरी आया तो कभी दूसरा कैटेगरी आ रहा था, कभी कोविड 2 आ रहा था तो कभी कोविड ओमेगा आ रहा था तो कभी कुछ आ रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कोविड्स आ रहे थे। तो अभी जो रिसेंट स्ट्रेन चल रहा है, अभी जो रिसेंट स्ट्रेन मौजूद है हमारे एनवायरमेंट में, उसके अगेंस्ट हीट टॉलरेंट वैक्सीन डेवलप किया गया है। अब हीट टॉलरेंट मतलब, टॉलरेंट का मतलब होता है जो सह पाता है कोई चीज, और किसको सहना? हीट को सहना। तो ऐसे वैक्सीन जो कि हीट को सह सके, क्योंकि क्योंकि क्या था, अगर तुम लोग को पता हो तो कोविड वैक्सीन एकदम कोल्ड स्टोरेज में लेके आया जाता था। ठीक है, मतलब जो वैक्सीन होते थे वो वैक्सीन हमेशा ठंडे जगह पे रखे जाते थे, एकदम ठंडे जगह पे रखे जाते ताकि वो खराब ना हो। तो इसी वजह से हीट टॉलरेंट वैक्सीन डेवलप की गई है। तो इनमें से कौन से इंस्टीट्यूशंस के द्वारा इस वैक्सीन को डेवलप किया गया है? फर्स्ट इंस्टीट्यूशन है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, दैट इज एम्स। सेकेंड है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, दैट इज इन बैंगलोर। थर्ड है सेंट्रल साइंटिफिक इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन, एंड फोर्थ वन इज इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च सेंटर। तो आई होप तुम लोगों ने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। तो आंसर विल बी IISc बैंगलोर। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बैंगलोर के द्वारा ये हीट टॉलरेंट वैक्सीन जो कि करेंट स्ट्रेन्स ऑफ कोविड-19 को अगेंस्ट बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, who has recently been appointed as France youngest and first openly gay prime minister? ठीक है, तो फ्रांस का सबसे यंगेस्ट, ठीक है, एक तो यंगेस्ट है एंड साथ ही साथ ओपनली गे प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, मतलब इसका जेंडर क्या होगा? ट्रांसजेंडर है, ना ये मेल है ना फीमेल, इट इज ट्रांसजेंडर प्राइम मिनिस्टर। कौन से कंट्री का? फ्रांस का, ये याद रखना है। कौन से कंट्री के पहले ओपनली गे प्राइम मिनिस्टर बनाए गए हैं? वो है फ्रांस के, जो कि जिसका नाम क्या है? फ्रांस का यंगेस्ट एज वेल एज फर्स्ट ओपनली गे प्राइम मिनिस्टर इज गैब्रियल अटल। ठीक है, गैब्रियल अटल है उसका नाम, तो नाम याद रखना है, इज इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी। ठीक है, ये है गैब्रियल अटल। उसके बाद which article of Indian Constitution grants the Election Commission of India the authority to register political parties? Okay, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या है? अब इलेक्शंस हुए थे, ठीक है, तो इसका काम होता है इलेक्शंस कंडक्ट करवाना, साथ में वोटर रजिस्टर करना, वोटर्स मतलब वोटर लिस्ट को अपडेट करना कि कौन कौन वोटर लिस्ट में शामिल होंगे, 18 साल के ऊपर कौन कौन हो गए, और किस किसका डेथ हो गया है उनको निकालना होगा। ठीक है, और साथ ही साथ एक और काम भी करता है क्या, कि पॉलिटिकल पार्टीज को रजिस्टर करता है एज नेशनल पार्टी और एज रीजनल पार्टी। ठीक है, इस तरीके से वो रजिस्टर्स करता है पॉलिटिकल पार्टीज को। तो ये सब कुछ उसको कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोवाइड किए गए हैं। तो कौन से आर्टिकल के द्वारा ये प्रोवाइडेड है? तो आर्टिकल्स ऑप्शंस में हमें प्रोवाइडेड है आर्टिकल 324, आर्टिकल 280, आर्टिकल 123 एंड आर्टिकल 14। तो आंसर क्या होना चाहिए? तुम लोग बताते रहो, मैं एक एक करके सारे आर्टिकल्स को डिफाइन करती हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम आर्टिकल 14 को देखते हैं। आर्टिकल 14 इज सेज अबाउट राइट टू इक्वलिटी। ठीक है, राइट टू इक्वलिटी, दैट मीन्स व्हाट? एवरीवन इज इक्वल बिफोर द लॉ। हर कोई लॉ के सामने इक्वल होता है, लॉ के सामने कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता। ठीक है, सो आर्टिकल 14 टॉक्स अबाउट राइट टू इक्वलिटी। You must remember all these articles. Okay. Next, Article 123. It says about the ordinance making power of the President. Ordinance making power of the President. अब ये क्या होता है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट? देखो, ये न्यूज़ तो सुने होंगे कि आर्टिकल 370 को हटाया गया एंड जम्मू कश्मीर को एक फुल फ्लेज स्टेट बना दिया गया था। ठीक है, कैसे बनाया था? उस टाइम पे तो पार्लियामेंट सेशन में था नहीं, पार्लियामेंट काम नहीं कर रहा था उस टाइम पर, क्योंकि पार्लियामेंट के 3 ही सेशंस होते हैं। कौन कौन से?
एक मॉनसून सेशन होता है, एक बजट सेशन होता है और एक विंटर सेशन होता है, ठीक है। तो उस टाइम पे ना ही मानसून सेशन चल रहा था, ना ही बजट चल रहा था, ना ही विंटर सेशन चल रहा था। तो फिर किस तरीके से हम लोगों ने जम्मू कश्मीर को फुल फ्लेज स्टेट बना दिया? बाय रिनाउंसिंग द बाय रिमूविंग द आर्टिकल 370। कैसे कर सके थे? दैट इज बिकॉज ऑफ द ऑर्डिनेंस पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस के पावर की वजह से हमने आर्टिकल 123 को यूज करके जम्मू कश्मीर के आर्टिकल 370 को रिमूव करने में हमें मदद मिली थी, ठीक है। तो ऑर्डिनेंस पावर तभी यूज में आता है जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता, आइदर वन हाउस या फिर बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। बोथ हाउस कौन कौन से हाउस? दैट इज लोकसभा एंड राज्यसभा, ओके। पार्लियामेंट इज कंसिस्ट ऑफ टू हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा। अगर इनमें से एक हाउस या फिर दोनों ही हाउस प्रेजेंट ना हो, तब क्या होगा? कोई इंपॉर्टेंट काम अगर करना होगा तो प्रेसिडेंट उस काम को कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस पावर ऑफ हिम, ठीक है, और हर। So Article 123 talks about ordinance power, ordinance making power of the president. Now Article 280. Article 280 talks about your finance commission. ठीक है। फाइनेंस कमीशन अब क्या होता है? फाइनेंस कमीशन मीन्स एक ऐसा कमीशन होता है, एक कमिटी होता है जो कि फाइनेंस के साथ डील करता है ना। व्हाट इज फाइनेंस? फाइनेंस मतलब पता होगा ना, पैसे, ठीक है, पैसे। तो ये थोड़ा साफ दिख नहीं रहा, बट कमीशन COMMISSION, ठीक है, ओके। तो फाइनेंस कमीशन क्या होता है? फाइनेंस कमीशन मीन एक ऐसा कमीशन जो कि सेंटर से स्टेट्स को कितने पैसे मिलने चाहिए, ठीक है। बहुत सारे स्टेट्स हैं हमारे, इतने सारे स्टेट्स, तो सारे स्टेट्स को कितने कितने पैसे मिले थे, कौन से स्टेट को कितने पैसे मिलने चाहिए, ठीक है, ये डिसाइड करता है कौन? फाइनेंस कमीशन। तो ये इसका काम है अंडर आर्टिकल 280। नेक्स्ट हो गया आर्टिकल 324। एक ही आर्टिकल बचा और हमने अभी तक इलेक्शन कमीशन के बारे में बात किया नहीं है, तो आर्टिकल 324 टॉक्स अबाउट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ओके फाइन। समझ आ गया इतना? अब यहाँ पे एक होमवर्क भी दे दिया जाए, क्योंकि इतने सारे इन्फॉर्मेशन बता ही दिया गया है, तो एक होमवर्क छोटा सा। राइट डाउन द होमवर्क। हु इज द प्रेजेंट चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? ठीक है, चीफ इलेक्शन कमीशन इंडिया के अभी कौन है, उनका नाम बताना है। साथ ही साथ हु आर द टू मोर इलेक्शन कमीशंस दैट हैड बीन अपॉइंटेड रिसेंटली, ठीक है। दो नए इलेक्शन कमीशन जिनको अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया है, वो कौन है, उनके नाम भी बतानी है, ठीक है। तो इन टोटल 3 मेंबर्स बॉडी होता है, ये 3 मेंबर्स ही होते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, एक चीफ इलेक्शन कमीशन और 2 इलेक्शन कमीशन। तो इन तीनों के नाम तुम लोग को बताने हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। चलो नेक्स्ट, हु वोन द 81st गोल्डन ग्लोब अवार्ड फॉर बेस्ट डायरेक्टर? तो ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, 81st गोल्डन ग्लोब अवार्ड बेस्ट डायरेक्टर के लिए किसको मिला? मैं तुम्हें अभी फोटो दिखा रही हूँ, एंड तुम लोग अगर गैस कर पाते हो तो अच्छी बात है, ठीक है। ही इज द पर्सन जिनको 81st गोल्डन ग्लोब अवार्ड फॉर बेस्ट डायरेक्टर मिला है, ठीक है। डायरेक्टर यानी कि जो फिल्म को डायरेक्शन देते हैं। तो क्या ये क्विंटिन टारंटिनो है, या फिर क्रिस्टोफर नोलान है, या फिर स्टीवन स्पिलबर्ग, या फिर मार्टिन स्कॉर्सेस? तो मैं इतना ये बताती हूँ कि इस पर्सन ने मूवी बनाया था ओपनहाइमर, ठीक है, ओपनहाइमर। और इसी मूवी को भी मिला है बेस्ट मूवी अवार्ड मिला है, ठीक है। और इसी मूवी के वजह से इस पर्सन को मिला है, एंड दैट पर्सन इज क्रिस्टोफर नोलान। क्रिस्टोफर नोलान विल बी योर करेक्ट आंसर, ओके। जिनको बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड मिला है फॉर हिज मूवी ओपनहाइमर, जो भी बेस्ट मूवी के अवार्ड मिला हुआ है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू IUCN रेड लिस्ट, व्हाट इज द कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ हॉग डियर? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हॉग डियर का एक और नाम होता है स्वाम्प डियर, इसको स्वाम्प डियर भी बोलते हैं, ठीक है, स्वाम्प डियर। और ये मिलता कहाँ पर है? मोस्टली इंडिया में अगर देखा जाए तो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में ये मिलता है, ठीक है। नॉर्थ इंडिया में हमें ज़्यादातर देखने को मिलेगा इन द गंगा इंडो गैंगेटिक वैली में, ठीक है। इंडो गैंगेटिक वैली में नॉर्थ इंडिया में ये हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। हॉग डियर है इसका नाम, ठीक है, स्वाम्प डियर भी इसको बोलते हैं।
तो अब क्वेश्चन ये पूछा है कि IUCN रेड लिस्ट के हिसाब से इसका कंजर्वेशन स्टेटस क्या है। देखो IUCN रेड लिस्ट क्या होता है, IUCN रेड लिस्ट एक ऐसा लिस्ट होता है, ठीक है, एक लिस्ट है जो कि हमेशा अपडेट करते रहते हैं। इसमें बताया जाता है कि किस कौन से स्पीसीज या फिर कौन से एनिमल या बर्ड या प्लांट, इनके कंजर्वेशन स्टेटस क्या है, मतलब कितने अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन इनके प्रेजेंट है, ठीक है, अभी कितने प्रेजेंट है इन वाइल्ड एंड एज वेल एज इन प्रोटेक्शन एरियाज, जैसे कि नेशनल पार्क हो गया, बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गया, ठीक है, ऐसे प्रोटेक्शन एरियाज में कितने पॉपुलेशन प्रेजेंट है और वाइल्ड में कितने पॉपुलेशन प्रेजेंट है उनके, उस हिसाब से लेके उनके कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज के बारे में थिंक आउट किया जाता है कि कितना उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। क्या अगर मान लो कि उनके पॉपुलेशन में कमी हो रही होगी, पॉपुलेशन घटता जा रहा होगा, तो फिर क्या होगा, उनको हाईली प्रोटेक्शन दे दिया जाएगा। और अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगा, जैसे कि चूहे का होता है, ठीक है, माउस का होता है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो उन लोगों को प्रोटेक्शन की कोई ज़रूरत है नहीं, तो उन लोगों को हम लोग इस लिस्ट में शामिल नहीं करते, ठीक है। और अगर करेंगे तो भी क्या होगा, उसको हम लिस्ट कंसर्न देंगे कि उसका पॉपुलेशन बहुत कम है, तो उसको मतलब बहुत ज़्यादा है, तो फिर वो कंसर्न में ही नहीं आता, ठीक है। लेकिन और अगर उससे थोड़ा और पॉपुलेशन कम हो जाए तो फिर वो वल्नरेबल कंडीशन में आ जाएगा, उससे और थोड़ा कम हो जाए तो वो एंडेंजर्ड में आ जाएगा, उससे और थोड़ा कम हो जाए तो वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आ जाएगा, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, हॉग डियर की अगर हम बात करें तो ये कौन से कंडीशन में है, इट इज़ इन एंडेंजर्ड स्टेटस, ठीक है, एंडेंजर्ड में है। अगर इसको हम सेफ ना करें तो फिर ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड हो जाएगा और फाइनली एक्सटिंक्ट हो जाएगा। तो इस वजह से इसको हमें प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, हाईली प्रोटेक्टेड है ये एंडेंजर्ड मतलब, ठीक है। अभी नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस हम लोग मिनिस्ट्रीज के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी इलेक्शन हुआ है और धीरे धीरे करके हम लोग 5-5 क्वेश्चन करके हम लोग सारे मिनिस्ट्रीज को स्टडी करेंगे और लर्न करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन, द इजीएस्ट वन क्वेश्चन है क्या, हु इज द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर इनमें से कौन है, नरेंद्र मोदी, द्रौपदी मुर्मू, रामनाथ कोविंद या फिर प्रणब मुखर्जी। सो करेक्ट आंसर आप सबने मार्क कर ही लिया होगा, करेक्ट आंसर विल बी नरेंद्र मोदी, ओके। द्रौपदी मुर्मू कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, करंट प्रेसिडेंट। एंड रामनाथ कोविंद एज वेल एज प्रणब मुखर्जी वाज द पास्ट प्रेसिडेंट्स, ओके, फॉर्मर प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द करंट मिनिस्टर ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन, ठीक है। पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस और पेंशन के जो करंट मिनिस्टर है वो कौन है, नरेंद्र मोदी है या फिर राजनाथ सिंह है या अमित शाह है या नितिन गडकरी जी हैं। तो आंसर विल बी नरेंद्र मोदी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, ये कौन है, नरेंद्र मोदी या राजनाथ सिंह या अमित शाह या फिर नितिन जयराम गडकरी। तो इसका भी आंसर क्या होगा, नरेंद्र मोदी ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ये भी नरेंद्र मोदी जी के अंडर ही है। उसके बाद आ गया मिनिस्टर ऑफ डिफेंस, मिनिस्टर ऑफ डिफेंस कौन है, नरेंद्र मोदी है या फिर राजनाथ सिंह है या फिर अमित शाह जी हैं या फिर नितिन जयराम गडकरी हैं। तो आंसर विल बी राजनाथ सिंह, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिस्ट्रीज में हमें क्या क्या याद रखना था, नरेंद्र मोदी जी के नाम पे क्या क्या याद रखना है, ही इज द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर है। उसके बाद और क्या है वो, पर्सनल पेंशन के मिनिस्टर हैं, ठीक है। उसके बाद एटॉमिक एनर्जी के मिनिस्टर हैं और एक क्या है, स्पेस के मिनिस्टर हैं, ठीक है। मतलब स्पेस का कोई भी काम हो वो डायरेक्टली नरेंद्र मोदी के अंडर ही वो काम किए जाएंगे, ठीक है। ये 4 मिनिस्ट्रीज किसके अंडर है, नरेंद्र मोदी जी के अंडर है, और राजनाथ सिंह के अंडर कौन सी है, डिफेंस मिनिस्ट्री है। 5 मिनिस्ट्रीज हमें याद रखने हैं आज के लिए, ठीक है। सो आई होप आप सबने आंसर्स अटेंड किए होंगे, क्वेश्चंस अटेंड किए होंगे, आंसर्स अपने मार्क किए होंगे, और जितने भी मार्क्स आए होंगे वो सब कुछ कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। मान लीजिए अगर 10 मार्क्स आया तो 10 आउट ऑफ 15 बताने हैं आपको, ठीक है, ताकि आपकी भी कंपटीशन बनी रहे और एंगेजमेंट बनी रहे, ठीक है। और दूसरी चीज़ है कि होमवर्क सबको करना है और कमेंट सेक्शन में सबको होमवर्क पोस्ट करना है, ठीक है। नॉट ओनली कमेंट सेक्शन, अपने कॉपी में भी, नोटबुक में भी मेंशन करोगे और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में भी, ताकि मुझे पता चले कि तुम लोग होमवर्क कर रहे हो। फाइन, ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।